कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आबिद साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जंग बंदी की बातें हो रही हैं और उसमें पाकिस्तान का जो किरदार है वो पूरी दुनिया के सामने, और पूरी दुनिया इसकी अब मुतरफ हमें नजर आती है। हमारे फील्ड मार्शल का ईरान जाना और उसके बाद मार्को रूबियो की एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आना सब बड़ा ज़रूरी है कि हम ये समझे कि सालिसी का मेन किरदार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से अदा किया गया, और फिर हमारे जो वजीर आजम है वो भी चाइना में है, क्योंकि यही बात हो रही थी कि चाइना मेन गारंटियर के तौर पे सामने आए। जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा जी, हमारे जो लीडरशिप है, हमारे प्राइम मिनिस्टर और पर्टिकुलरली जो हमारे फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिम, उन्होंने जो किया है जी पूरी दुनिया उसको सराह रही है। और इवन जो दुनिया की लीडरशिप, बल्कि जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स में जो इस चीज़ को समझते हैं, डिप्लोमेसी को समझते हैं, जिस तरह से उन्होंने आउटरीच किया है, और फिर शटल डिप्लोमेसी के साथ साथ जिस तरह प्रॉक्सिमिटी डिप्लोमेसी की है, यानी उन जिनके साथ उन्होंने अपने आप को एंगेज किया है, उनके जो एहसासात हैं उनको भी समझा है, और अनपार्टिसन भी रहे हैं, न्यूट्रल भी रहे हैं, बहुत सिंसियर भी रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज वेरी कमेंडेबल जी। और आज सारी दुनिया उसके, मार्को रूबियो साहब ने भी कल कहा, आज भी बात हो रही है उस पर। तो आई थिंक ये एक बहुत सिग्निफिकेंट है जी। लेकिन देखें, जो ये मामला है, जैसे अभी आप बात कर रही थी और एम्बेसडर साहब भी बात कर रहे थे, ये मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जी। ये खाली 4 दहाइयों की 47 ईयर्स की बात नहीं है। ये बेसिकली वो अरब क्वेश्चन है जो 1900 में पैदा हुआ, जो जिसके बाद बेल्फोर डिक्लेरेशन, फिर उससे पहले पैलेस्टीनियन मैंडेट, और वो सारी चीजें आप कहें तो ये इसकी पूरी लॉन्ग हिस्ट्री है जी। और इस हिस्ट्री के साथ ये इस रीजन के अंदर, इसी वजह से आपने देखी है कि ईरान को, जो ईरान के बारे में जो जिसको अमेरिकन कहते थे कि एक्सिस ऑफ इवल है ईरान का, जो वो इस्तेमाल करता है इस रीजन में, जो जब वो इशारा करते थे हमास की तरफ, जब वो इशारा करते थे पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ, जब वो इशारा करते थे हुतीस की तरफ, और जो इराक के अंदर जो इनके जो वो हैं ट्रुप्स हैं, जो जो इनको जो जिन फोर्सेस को ईरान जो है कंट्रोल करता है, तो ईरान उसको कहता था कि ये एक्सिस ऑफ ईवल नहीं है, ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये जो सारा मामला है ये इस पूरे रीजन का है। और अभी अब अगर आप देखें तो ये आपको, ये अब देखिए, ये हो नहीं सकता कि जो स्टेटस को एंटे है वो अभी इस्टेब्लिश हो जाए। अब जी यहाँ जो स्ट्रेटेजिक सारी की सारी जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो चुकी है, स्ट्रेटेजिक बिल्कुल। शिफ्ट आ चुका है। और अब इस शिफ्ट के अंदर इसीलिए अब इंडिकेशंस ये आ रहे हैं कि जब ये बात हो रही है, या जो अभी एक कॉन्फ्रेंस कॉल जो है वो की जाएगी या की जी गई जी है, जी। तो वो इसीलिए इन रीजनल कंट्रीज को भी बीच में शामिल किया गया है। क्योंकि अब जो गल्फ स्टेट्स थी वो सारी की सारी एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट थी, जो 60s 70s 80s में जो वजूद में आई हैं। और फिर जिस तरीके से वो पहले ब्रिटिश का जब जो सिस्टम था, उसके बाद जब अमेरिकन इन्फ्लुएंस वहाँ पे आया है, अमेरिकन बेसिस वहाँ पे 70s के बाद बनी है, तो आई थिंक वो जो सारी चीजें हैं जी वो भी अब इसके अंदर अफेक्ट हो रही थी। तो एक तरह से ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक प्रॉब्लम था, एक बहुत बिल्कुल आपने दुरुस्त कम्प्लेक्स इशू फरमाया था। आबिद साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपका पॉइंट। एक तो मैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एक तो मैं आपका पॉइंट उनकी तरफ लेके चलूंगी। और अब्दुल्ला साहब, एक तो आप इस पर कमेंट कीजिएगा, दूसरा अब जो सूरत हाल बन चुकी है, पाकिस्तान को एक मीडिएटर के तौर पर देखा जाता है, सिर्फ मीडिएटर के तौर पर नहीं बल्कि फैसिलिटेटर के तौर पर भी अब पाकिस्तान को देखा जा रहा है। और आने वाले वक्तों में हम ये उम्मीद भी रखते हैं कि जो दुनिया है वो बड़े बड़े फैसले लेने के लिए पाकिस्तान की तरफ देखेगी और पाकिस्तान के पास अपने मसाइल भी लेकर आएगी। पाकिस्तान अब सिर्फ हम ये कह सकते हैं अब कि इलाकाई खिलाड़ी नहीं रहा, बल्कि वो एक स्ट्रेटेजिक स्टेबलाइजर के तौर पर अब दुनिया उसको देख रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि पाकिस्तान सिर्फ ये चीज़ें नहीं बल्कि एक आलमी प्लेयर के तौर पर उभर के आया है। और एक आप देख लें दुनिया में है ही कितनी न्यूक्लियर कंट्रीज, पाकिस्तान एक आलम इस्लाम में तो वाहिद है और पूरी दुनिया के अंदर अपना एक बड़े जिम्मेदारी का सबूत देता रहा है। और बड़े जिसको कहते हैं ना क्वाइटली और स्टेडली हम चलते रहे हैं, जिसको कहते हैं कि कछुए की चाल जो थी वो कभी कमज़ोर नहीं हुई और उसका जो एक मुस्तकिल मिजाजी थी वो हमने बरकरार रखी। दुनिया को कहने दिया, बाहर इंडिया बहुत तेज़ी से दौड़ रहा था, इंडिया बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था, छलांगे मार रहा था, लेकिन नतीजा मुंह के बल गिरा। इसलिए पाकिस्तान का एक किरदार जो दुनिया को भारत के चश्मे
के जरिए दिखाया जा रहा था, इसराइल की आंखों से दिखाया जा रहा था, पाकिस्तान का तो किरदार बिल्कुल मुख्तलिफ निकला है। और देखें, सच सच होता है, वो 100 बादलों के पीछे से भी धूप निकल आया करती है, और यही हुआ है पाकिस्तान के साथ। अब जो इसके अंदर अहम तरीन बातें हैं वो ये कि सबसे पहली बात है पाकिस्तान का इनिशिएटिव, दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने किस तरह से परसू किया, तीसरी पाकिस्तान ने अपने आप को असर्ट किया अमेरिका के ऊपर भी और ईरान पे भी, गल्फ रीजन के ऊपर भी। और पाकिस्तान ने इसमें बड़े मैच्योरिटी का मुजाहरा किया और बिल्कुल जो जिसको कहते हैं तहम्मुल मिजाजी जो थी वो दिखाई। हम जो है वो दुनिया के मिजाज को समझते रहे, हमने पहले अपना मलका, ये पाकिस्तान की कामयाबी का राज शुरू होता है जब पाक भारत जंग के अंदर हम भारत को शिकस्त देते हैं, और उसके बाद पाकिस्तान की फिर दूसरी डिप्लोमेटिक कामयाबी शुरू होती है। अब पाकिस्तान की मुआशी कामयाबियां शुरू होंगी। मैं पहले भी कह चुका कि पाकिस्तान, अब आप देखेंगे कि दुनिया अपने ऑयल के स्ट्रेटेजिक रिजर्व पाकिस्तान में बनाएगी। नतीजा ये होगा कि पाकिस्तान का एक इकोनॉमिक हब जो है वो बनना अब ठहर चुका है। यही वजह है कि गवादर को नहीं डेवलप होने दिया गया, एक वजह से जिसके अंदर कई ऐसे हमारे कुछ ऐसे ममालिक थे शामिल जो हमारे भाई तो हैं, लेकिन जाहिर है उनको गवादर के हवाले से कोई अच्छी जो है राय नहीं थी उनकी। हाउएवर पाकिस्तान अब जिस अंदाज में खड़ा है, मेरे ख्याल में अब इकोनॉमिकली इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जहां फील्ड अब्दुल्ला साहब, मार्शल इसमें साहब एक ने चीज बड़ी जरूरी है कि मुआशी तौर पे हमारी पॉलिसीज अब इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, इतनी लॉन्ग टर्म हम अपनी पॉलिसीज को लेके चलें कि इस सालिसी के किरदार के बदले में हम जिन समरात को हासिल करने की कोशिश करें मुआशी लिहाज से, हम उसका भरपूर तरीके से फायदा उठाएंगे। तभी होगा जब हमारी मुआशी पॉलिसीज बड़ी स्ट्रांग होगी। साथ ही रहेगा, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आती हूँ। डॉक्टर साहब, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी जंग में कूदे जो कि अमेरिकन नहीं चाहते थे कि हम वो जंग लड़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद ऐसे अमेरिकन की है जो ये कहती नजर आती है कि हमें इस जंग का कोई फ़ायदा नहीं है, आखिर कब तक अमरीकी फ़ौजी अपनी जान गंवाएंगे। तो अमरीकी सदर ने, आपकी नज़र में क्या आपको ऐसा लगता है कि ईरान, जिसको विलन समझा जाता था, उसको हीरो बना के पेश कर दिया, क्योंकि उन्हें लग नहीं रहा था कि ईरान इतनी रेजिस्टेंस शो करेगा, उन्हें लग रहा था कि ईरान शायद पिनट है, आसानी से चबा लिया जाएगा, रिजीम चेंज की बात इंटरनल और एक्सटर्नल वो भी आसानी से हो जाएगा, लेकिन वो सारी चीजें गलत साबित हो गई। बिल्कुल इस चीज का अंदाजा नहीं था कि ईरान इतनी रेजिस्टेंस दिखला जाएगा, इतना ज्यादा अपने पैरों पे खड़ा रहेगा। ईरान के बारे में तो नेतन्याहू ने ये एक नक्शा पेश किया था, एक मंसूबा पेश किया था 11 फरवरी को जब वो गए थे व्हाइट हाउस में, और वहां जाके वो जेरी कुशनर भी उधर मौजूद थे, विटकॉफ और बाकी डोनाल्ड ट्रंप की टीम थी। जब उन्होंने पूरा मंसूबा पेश किया कि किस तरह अटैक किया जाएगा ईरान पर, ये बातें उनके अखबारों में सारी चीजें आ चुकी हैं। और वो जब मंसूबा वो सारा हो गया 28 फरवरी को, और ख्याल ये था कि 5-6 दिन में सारा मामला निपट जाएगा, ईरान घुटने टेक देगा, वो मामला तो उल्टा पड़ गया। तो वो इसीलिए तो ये आप जो खबरें देख रही है पिछले काफी दिनों से, चंद 5 दिनों से, 2 डोनाल्ड ट्रंप की तलखियों वाली रिपोर्ट जो कि टेलीफोन पर हुई है, उसकी वजह यही है कि उनको सब बाग पिटलाया गया था। उनको जिस तरीके से, क्योंकि ये फैसला कोई पेंटागन ने तो नहीं किया, ये फैसला कोई स्टेट डिपार्टमेंट तो नहीं किया, यही वजह है कि आपको 10 से ज्यादा जर्नल वो आपको नजर आएंगे कि सैक हो गए, ट्रांसफर हो गए, या उनको नौकरी से निकाल दिया गया। और टोटल 34 के करीब ऐसे अकाबरीन हैं जो कैबिनेट मेंबर्स भी हैं जो कि फारिग कर दिए गए, और इसलिए कि डिसएग्रीमेंट थी, लोगों को पता था, उनको अंदाजा था कि ये कैसे किस अंदाज में, किस डगर में डोनाल्ड ट्रंप से फैसला कराया जाए। और उसको हिलरी क्लिंटन कह चुकी हैं। हिलरी क्लिंटन ने क्या कहा था कि जी ही इज अ पर्सन हुज स्किन इज वेरी थिन and anyone can get under his skin and get the decision made, and that is what had happened on 28th of February. तो जब ये हुआ तो अब उन्होंने ईरान की देख लिया कि उसमें कितनी सलाहियत है। ईरान एक पुरानी तहजीब, और उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप खुद कहते हैं कि बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, और हमें पता है कि इस खिते में इंजीनियर सबसे ज्यादा उनके पास, डॉक्टर सबसे ज्यादा उनके पास, तालीम सबसे ज्यादा। ये वो कौम है कि जिसकी सैंक्शन से पहले एवरेज एज 63 थी और अब 73 एवरेज है। एजुकेशन उनके 43 थी और अब उनकी 90 के करीब एजुकेशन पहुंच गई है। तो ये सैंक्शन में भी इन्होंने तवज्जो दी कि अपने मुल्क के साइंटिस्ट अपने, तो कहने का मकसद ये यही वजह है कि आज उनके मिसाइल्स के स्टॉक्स जो हैं वो बरकरार है।
ड्रोन्स अभी वो मैन्युफैक्चर कर रही हैं, बेहतर अंदाज में उसको चला रही हैं, बेहतर अंदाज में जंग लड़ रहे हैं, बेहतर अंदाज में कुर्बानी दे रहे हैं।